होगा आप लोगों को। यस सर। ओके। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस कभी आ सकते हैं, मतलब आपके एग्जाम में भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम में कई बार पूछे भी गए और आगे भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने बता दिया। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। और उन्होंने स्टार्टिंग में जब इंडिया के बारे में, ये जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस थे उनका ये कहना था कि इंडियन हैज नो नोशन ऑफ हिस्ट्री, कि इंडियंस जो एंशियंट इंडियन स्कॉलर्स थे उनको हिस्ट्री जो है लिखने नहीं आता था। ठीक है, तो नो नोशन ऑफ हिस्ट्री की वो थ्योरी देते थे। और उनके पीछे ये था कि हमारे यहाँ जो हिस्ट्री का जो कंसेप्ट था ना, वो अलग था वेस्टर्न कंसेप्ट से। जैसे वेस्टर्न में कंसेप्ट क्या था हिस्ट्री लिखने का, कि वो इवेंट्स के जो है कॉजेज वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते हैं। कोई भी इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स है तो उसके कॉजेज क्या हैं, उसके क्या परिणाम होंगे, तो ये इन सब चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस करते थे। और हमारे यहाँ हिस्ट्री का डिफिनेशन क्या था, वो महाभारत से मिलता है। महाभारत में लिखा गया है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ठीक है ना, किसी भी इवेंट से अगर धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जानकारी अगर हमें मिलती है तो वही इतिहास में रिलेवेंट है। और इसी तरीके की जो इवेंट्स था उसको जो है स्टोरी फॉर्म में हमारे जो एंशियंट स्कॉलर थे वो मेंशन करते थे। तो उन लोगों ने और टाइम डेट वगैरह ये सब लिखने का ज़्यादा कल्चर नहीं था। और जो उस समय की जो एंशियंट हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे, एंशियंट जो हमारे इंडियन स्कॉलर है उन्होंने जितनी भी बुक्स लिखी है, काफ़ी सारी बुक्स है, और उस बुक्स का नाम खास करके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि जैसे फर्स्ट साइंटिफिक हिस्टोरिकल बुक्स फ्रॉम एंशियंट इंडिया कौन सी थी, जो कि एक इंडियन हिस्टोरियन ने लिखा था, जिसको कि वेस्टर्न की जो वेस्टर्न थ्योरी जो है हिस्ट्री को लेकर, वेस्टर्न कंसेप्ट की व्हाट इज हिस्ट्री, उस पे मतलब कि साइंटिफिक अप्रोच से कौन सी पहली बुक थी, तो उसका नाम है राज तरंगिणी। ठीक है, जो कल्हण ने लिखी थी। कश्मीर का जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है उसके बारे में पहली बार सिस्टमैटिकली, मतलब कि एंशियंट टू 11,037 एडी तक जो है उसमें कश्मीर का इतिहास मेंशन है। उस बुक का नाम है राज तरंगिणी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, राज तरंगिणी के राइटर कौन है, तो उसका राइटर है कल्हण। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइएगा। लास्ट टाइम में मैं आपको एग्जाम से पहले एक पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी दे दूंगा, लेकिन जहां तक हो सके तो आप लोग इसको फॉलो करते हैं। और व्हाट इज हिस्ट्री, जो मॉडर्न टाइम में व्हाट इज हिस्ट्री का जो डिफिनेशन दिया गया है वो ई एच कार एक वेस्टर्न हिस्टोरियन है, उन्होंने एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम है व्हाट इज हिस्ट्री। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द हिस्टोरियन एंड हिज फैक्ट्स, एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। मतलब वो कहते हैं कि ये जो हिस्ट्री जो है ना, ये कंटिन्यूअस डायलॉग है, किसके बीच, हिस्टोरियंस के बीच और हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बीच। तो हिस्टोरियंस को मानते हैं कि हिस्टोरियंस का जो रिलेशन है वो प्रेजेंट से है। नहीं, सपोज आज भी आप देखते हैं कि आज भी बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं जो कि हिस्ट्री लिखना जारी रखे हुए हैं, लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं वो तो पास्ट से रिलेटेड होता है। तो ये डायलॉग किसके बीच है, प्रेजेंट एंड पास्ट के बीच है। तो इसके कारण से क्या होता है कि डिफरेंट व्यूज होते हैं हिस्टोरियंस के। कोई मार्क्सिस्ट है, कोई नेशनलिस्ट है, कोई इंपीरियलिस्ट है, कोई सबाल्टर्न है, कोई फेमिनिस्ट है। तो उनके अपने अपने अलग अलग ओपिनियन होते हैं, एक ही इवेंट्स को लेके अलग अलग उनका विचार होता है। ठीक है, तो इसीलिए ईएच कार ने जो अपनी व्हाट इज हिस्ट्री है उसमें एक जो हिस्टोरियंस है उसको उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर में एक जो है फिशरमैन से उसकी तुलना की है। हिस्टोरियंस की उन्होंने कहा कि हिस्टोरियंस लाइक अ फिशरमैन। जैसे फिशरमैन क्या होता है कि वो फिश पकड़ने के लिए क्या है कि वो रिवर में या ओशन में क्या करता है कि वो अपने नेट फेंकता है, और नेट से जब वो मछलियां जितने भी आ जाते हैं उसमें पकड़ के, जितनी भी फिशेस होती हैं उसमें से वो सिलेक्टिव हो जाता है कि जो उसका यूजफुल है वो उसे पकड़ लेगा। बाकी जो छोटे टाइप के जो फिश होंगे उसे फिर वो पानी में डाल देगा, ताकि जो बड़ा हो जाएगा तब वो यूजफुल होगा। तो इसी तरीके से जो हिस्टोरियंस होते हैं वो किसी भी पहले जाते हैं किसी साइट पे, हिस्टोरिकल साइट्स पे जाएंगे, वहां पे फैक्ट कलेक्ट करते हैं। तो फैक्ट्स को किस तरह के फैक्ट्स कलेक्ट करेंगे, जो उनके आइडियोलॉजी को सूट करेगा। जैसे उनकी आइडियोलॉजी अगर मार्क्सिस्ट व्यू है उनका, तो मार्क्सिस्ट के वो देखेंगे कि उसमें वो लीडर की रोल से ज़्यादा देखेंगे कि लीडर ने अगर कोई जैसे डिसीजन लिया, जैसे सपोज हम एक एग्जांपल्स लेते हैं
कि जो एंशियंट इंडिया में अशोका सम्राट अशोक जो था उसकी जो डायनेस्टी, उसका जो किंगडम था वो काफी बड़ा था। मतलब कि अशोका का जो किंगडम था उससे बड़ा किंगडम आज तक किसी ने मतलब कि उतना बड़ा किंगडम नहीं बनाया इंडिया के कंटेस्ट में। जैसे ब्रिटिश भी आया तो ब्रिटिश का भी जो साम्राज्य था वो अशोका से छोटा ही था। अशोका का पूरा अफगानिस्तान से लेके और पूरा साउथ तक और इधर म्यांमार बांग्लादेश काफी एरिया बड़ा था उसका। जबकि ब्रिटिश जो है अफगानिस्तान वगैरह पे कंट्रोल नहीं कर पाए थे, तो उसका एरिया काफी बड़ा था अशोका का। और उसके बारे में ये कहा है कि अशोका की जो पॉलिसी थी या चंद्रगुप्त मौर्य की जो अपनी जो उसके जो अपने जो काबिलियत थी उसकी वजह से उसका एम्पायर इतना बड़ा हुआ। लेकिन जब ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने जब एंशियंट इंडिया और मौर्य के मॉडर्न हिस्ट्री जब लिखना शुरू किया तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, सिर्फ उसके रूल्स नहीं थे बल्कि जो अदर्स फैक्टर थे, जैसे मगध। मगध वहाँ की जो फर्स्ट इंडिया की जो कैपिटल थी वो मगध था। पाटलिपुत्रा, मतलब पूरे इंडिया का एक कैपिटल कहा जाता है। एंशियंट इंडिया की जो कैपिटल थी पहली वो पाटलिपुत्रा थी, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। तो उसका जो ज्योग्राफिकल कंडीशन था ना वो काफी हेल्पफुल था उसके टाइम में, क्योंकि उसके जो ज्योग्राफिकल कंडीशन थी वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा होते थे और उसकी वजह से वहाँ पे एलिफेंट्स काफी ज्यादा थे और एलिफेंट्स को उन्होंने एक तरीके से आर्मी के रूप में यूज किया। और आयरन, पहली बार जो आयरन को मतलब उन्होंने एक टूल्स के और वेपन्स के रूप में जब यूज करना मगध से ही शुरू हुआ आयरन का। तो आयरन का जो वेपन्स थे वो काफी, जो कॉपर और ब्रोंज के जो वेपन्स थे उस पे काफी वो हावी हो जाता था। और इस वजह से उसने आसपास के जो 16 महाजनपद थे उन सबको उसने धीरे धीरे अपने साम्राज्य में मिलाते हुए चला गया और पूरे पे कंट्रोल कर लिया। तो इन सब चीजों को जो है मार्क्सिस्ट उस हिसाब से देखता है कि बाकी चीजें का क्या रोल था। तो अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग व्यू होते हैं। तो उसी को एच कार ने कहा कि हिस्ट्री इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द हिस्टोरियन एंड हिज फैक्ट्स। ठीक है, अब हम आते हैं कि जो हमारी जो हिस्ट्री है इंडियन हिस्ट्री, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। बट इससे पहले हिस्ट्री का जो विभाजन था, इंडियन हिस्ट्री का जो डिवीजन किया गया था वो जेम्स मिल, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी, जेम्स मिल। और इन्होंने जो हिस्ट्री लिखी वो पूरी तरीके से क्या था, कॉम्युनल हिस्ट्री था। मतलब कि सांप्रदायिक, उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम का एक तरीके से बीजारोपण जो है उन्होंने अपनी हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक्स में कर दिया था। और उसमें उन्होंने जो एंशियंट इंडिया है उसे उन्होंने कहा था कि ये हिंदू पीरियड है। जो एंशियंट इंडिया का उन्होंने नाम क्या दिया, हिंदू पीरियड। और मिडिवल इंडिया को नाम दिया उन्होंने मुस्लिम पीरियड। और जो मॉडर्न इंडिया था उसका नाम उन्होंने ब्रिटिश काल दिया। ठीक है, यानी कि वहां पे वो क्रिश्चियन नहीं बोल रहे हैं। जैसे ब्रिटिश भी तो ब्रिटिशर्स क्या थे, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन थे मोस्टली। तो उसको क्रिश्चियन एरा नहीं बोलते हैं बल्कि उसको ब्रिटिश एरा बोलते हैं। जबकि एंशियंट जहाँ पे मैक्सिमम रूलर्स जो थे वो हिंदू थे तो इसलिए उसको हिंदू एरा बोल दिया। और जो मिडिवल जहाँ पे मैक्सिमम रूलर्स जो थे वो मुस्लिम्स थे तो उसको मुस्लिम एरा बोल दिया गया। तो इस तरीके से जो एक तरह से कॉम्युनल डिवीजन इंडियन हिस्ट्री को किया गया। लेकिन बाद में जब नेशनलिस्ट स्कॉलर आए तो उन्होंने इस जो नामकरण था इसको उन्होंने खंडन कर दिया और उसके जगह पे उन्होंने क्या किया, एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया किया। लेकिन नेशनलिस्ट स्कॉलर की एक गलती क्या थी कि उन्होंने जो टाइम जो उन्होंने फिक्स किया था, जैसे जेम्स मिल ने जो टाइम पीरियड में एंशियंट इंडिया का रखा कि एंशियंट इंडिया जो है अर्ली टाइम्स टू आपका 1000 एडी, ये जो है एंशियंट इंडिया का टाइम होगा, क्योंकि इस समय जो है महमूद गजनी का आक्रमण यहाँ पे शुरू हो गया था तो वहां तक का उन्होंने टाइम दिया था। और फिर जो है उसके बाद का जो ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश जब आने लगे 16 सेंचुरी 17 सेंचुरी में तो वहां तक का उन्होंने मिडिवल इंडिया टाइम दिया। तो उन्होंने टाइम पीरियड वही माना जो जेम्स मिल ने किया था। जबकि जब मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस जब आए तो उन्होंने एक टाइम डिवीजन काफी साइंटिफिक किया। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने उन्होंने कहा कि जो एंशियंट इंडिया का जो है वो एंडिंग वहां पे होती है जहां से फ्यूडलिज्म स्टार्ट होता है। फ्यूडलिज्म मतलब कि सामंतवाद। तो उन्होंने कहा कि अर्लीस्ट टाइम्स टू 750 एडी, यही आज के टाइम में जो हमारी जो आपके सिलेबस में जो चलता है, ड्यू के सिलेबस हो या यूपीएससी के सिलेबस हो, उसमें एंशियंट इंडिया का जो टाइम पीरियड है, जो मार्क्सिस्ट ने जो डिक्लेयर किया है वही टाइम पीरियड है, जिसमें एंशियंट इंडिया का टाइम पीरियड आता है अर्लीस्ट टाइम टू 750 एडी।
और 750 एडी टू 1757 एडी मिडिवल इंडिया कहा जाता है। 1757 पे इसलिए क्योंकि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, मालूम होगा आप लोगों को बैटल ऑफ प्लासी, एनी आइडिया? यस सर, 1786। सर यस सर। ओके, तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या होता है ना, बंगाल पे जो है ब्रिटिशर्स का कंट्रोल शुरू हो गया था। और वहीं से जो है इंडिया बंगाल पे कंट्रोल करने, बंगाल उस समय सबसे रिच स्टेट माना जाता था क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। और जैसे जैसे हम वेस्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं ना, तो फर्टाइल लैंड काफी ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ जब ग्रीन रिवोल्यूशन जब शुरू में आई, तो ग्रीन रिवोल्यूशन का सारा फोकस कहाँ पे था, वेस्टर्न इंडिया की तरफ था। क्योंकि ईस्टर्न इंडिया ऑलरेडी मतलब कि उसकी जो फर्टिलिटी थी ना वहाँ की लैंड की, वो काफी ज्यादा थी और टाइमली बारिश वगैरह हो जाता था, तो इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। वेस्टर्न इंडिया में ज़्यादा फोकस किया गया और वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, इन सब जगह पे इरिगेशन और एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस किया गया। और ये सारे स्टेट जो है आगे चल के ये काफ़ी साइंटिफिक एग्रीकल्चर यहाँ पे होने लगी, तो ये ईस्टर्न से ज़्यादा प्रोडक्शन इधर होने लगा। अब जो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हो रहा है, तो उसमें जो है ईस्टर्न एरिया को भी फोकस किया जा रहा है। तो ये सब बड़ा साइंटिफिक है। तो हम बात कर रहे थे, तो वहां से इन्होंने बैटल शुरू किया और इसीलिए इसका जो है मॉडर्न इंडिया की शुरुआत 1757 से इन लोग मानते हैं। इनका कहना है कि जो ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने एक नई, एक जो कैपिटलिस्ट थ्योरी जो थी एक तरीके से 757 से, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में हो गया था। और उसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ था इंग्लैंड में, इंग्लैंड की हिस्ट्री और इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना, मतलब एक तरीके से यूरोपियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया, इन दोनों को कोरिलेट करके जब आप पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट आएगी आपको हिस्ट्री पढ़ने में। क्योंकि जो कुछ भी यूरोप में हो रहा है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है इंडिया पे होता है। जैसे आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब इंग्लैंड में हुआ, तो मार्क्स, जो मार्क्स थे, मार्क्स ने एक मतलब भविष्यवाणी की थी कि सबसे पहले जो जो लेबर और जो कैपिटलिस्ट क्लास है और लेबर है, इनके बीच जो फाइट होगा वो सबसे पहले इंग्लैंड में होगा। और सबसे पहले जो एक बोल्शेविक रिवोल्यूशन टाइप जो होगी वो कहाँ पे होगी, इंग्लैंड में होगी। मार्क्स की जो भविष्यवाणी थी वो यह था कि इंग्लैंड में ही सबसे पहली क्रांति आएगी, जिसको बोलते थे सर्वहारा। जिसको जो मजदूर है, जो लेबर है, उसको सर्वहारा बोलता था मार्क्स। बोलता था कि सर्वहारा की जो क्रांति आएगी, जहाँ पे ये जो है कैपिटलिस्ट क्लास को बाहर कर देगा और जो है लेबर क्लास उस पर हावी हो जाएगा वहाँ की राजनीति पे। तो ये सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ, क्योंकि इंग्लैंड में ही सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हुआ कहाँ सबसे पहली रिवोल्यूशन, रशिया में 1917 में। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया आपके ड्यूएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में कि रशियन रिवोल्यूशन कब हुआ था, तो 1917 में फर्स्ट जो रशियन रिवोल्यूशन यस सर। बोल्शेविक था 1917 में, तो उससे रिलेटेड है। तो अब यही, अब अब इसके पीछे का कारण देखिए कि क्यों ऐसा नहीं हुआ। मार्क्स ने तो कहा था कि इंग्लैंड में होगा, और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले हुआ था। और रशिया में उस समय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था भी नहीं, फिर भी रशिया में ये क्रांति हुई। वहां पे क्यों नहीं हुआ, इंग्लैंड में क्यों नहीं हुआ? तो उसका जवाब कौन देता है, लेनिन देता है, जो बाद में आता है। जब मार्क्स की जब क्रिटिसिज्म होती है इस पे कि मार्क्स की जो भविष्यवाणी थी वो फेल हो गई, तो लेनिन उसका, जो चूंकि लेनिन भी एक मार्क्सिस्ट था और रशिया का प्रेसिडेंट रह चुका था, तो लेनिन ने कहा कि मार्क्स की भविष्यवाणी इसलिए फेल हो गई क्योंकि जो इंग्लैंड है उसने अपनी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जब उसके साथ बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, तो अपने उसने जो गुड्स थे उसको सेल आउट करने के लिए कॉलोनी बनाना शुरू किया पूरे वर्ल्ड में। जैसे अमेरिका में कॉलोनी बना, अमेरिका तो खैर फ्री हो चुका था 1776 में ही। उसके बाद उन्होंने अफ्रीका में, एशिया में, चाइना, म्यांमार, इंडिया, ठीक है, तो इन सब एरिया पे इन्होंने क्या किया, कॉलोनी सेटअप किया और वहाँ पे अपने जो भी गुड्स थे उसके इंडस्ट्री के, वो सब यहाँ पे सेल आउट करना शुरू कर दिया। और यहाँ से जो भी प्रॉफिट मिलता था वो जाकर उनके जो अपने जो लेबर होते थे, लेबर में डिस्ट्रीब्यूट करता था, वेलफेयर के लिए उनके लिए काम करता था, वेलफेयर। तो इससे वहाँ पे जितने भी लेबर यूनियन वगैरह बने और जो थोड़े बहुत जो वहाँ पे रैली वगैरह जो होते थे कैपिटलिस्ट क्लास के अगेंस्ट में, उन सब धीरे धीरे जो है शांत हो गया। वहाँ पे जो एक रिवोल्यूशन का जो एक फेज शुरू होने वाला था, उसको इन्होंने वेलफेयर के नाम पे, मतलब कि वेलफेयर करना शुरू किया जब लेबर क्लास को, तो वो लोग धीरे धीरे कीप क्वाइट हो गए और उसके बाद जो है
ये रशिया में रेवोल्यूशन हुआ और इंग्लैंड में ये रेवोल्यूशन नहीं हो पाया और मार्क्स की जो भविष्यवाणी थी वो फेल हो गई। तो इसके पीछे इन्होंने लेनिन ने अपनी बुक, लेनिन की बुक की नाम है कैपिटलिस्ट इज द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिस्ट। तो उनकी बुक का नाम है कि कैपिटलिस्ट द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिस्ट, यानी कि जो कैपिटलिस्ट है वो कहीं ना कहीं इंपीरियलिस्ट साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता है और उसी की वजह से वो जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, क्योंकि आपस में कॉलोनी की लड़ाई चली कि हम जब जर्मनी फ्रांस ये सब भी पावरफुल होके उभरे और सब एक दूसरे की कॉलोनी पे चाहते थे कि हम भी अपना कॉलोनी बनाए अफ्रीका में। तो ये सब चीजें एक चलती है वर्ल्ड हिस्ट्री की। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंशियंट इंडिया से, एक तरीके से एक आउटलुक देने के लिए मैंने ये बात कही थी। अब क्रोनोलॉजी के रूप में अब सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने बात किया कि हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री हमारा है 1757 टू 1964 तक चलता है। ठीक है, बाकी जो है कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में आती है 1964 के बाद की जो हिस्ट्री है 2001 या 2020 तक, तो इसको हम कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री बोलते हैं। बट मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारी सिलेबस है उसमें है हमारा 1757 टू 1964। ठीक है, अब सोर्सेस, हिस्ट्री के लिए जरूरी है कि आपको सोर्सेस के बारे में पता हो कि किस सोर्सेस के बेसिस पे हम हिस्ट्री राइटिंग करते हैं। तो इसमें लिटरेचर का यूज करते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का यूज करते हैं, इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस, ठीक है, और अकाउंट्स ऑफ द फॉरेनर्स। जो फॉरेनर राइटर्स हैं उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा है एंशियंट टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम तक, तो उन सब के बुक्स का हम यूज करते हैं। और सोर्सेस के बेस पे जो है हिस्ट्री को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हिस्ट्री। हिस्ट्री जो सोर्सेस के बेस पे हिस्ट्री की जो डिफिनेशन दी जाती है उसमें कहा जाता है कि रिटिन एविडेंस आर अवेलेबल। जहाँ पे रिटिन एविडेंस जिस फेज का अवेलेबल है उसे हम बोलते हैं हिस्ट्री। और दूसरा होता है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री जहाँ पे नो रिटेन एविडेंस, ठीक है, ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। जैसे पैलोलिथिक एज जो है, स्टोन एज है, स्टोन एज में आप जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी लिटरेचर वगैरह आपको नहीं मिलेगा, रिटन एविडेंस है ही नहीं। तो ऐसी हिस्ट्री जो विदाउट नो रिटन एविडेंस, मतलब रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है, उसको हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं। और उस हिस्ट्री की राइटिंग हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पे करते हैं कि उस समय के जो ह्यूमंस थे वो क्या यूज करते थे, कौन से टूल्स यूज करते थे, उनका जो लाइफ स्टाइल था, उनकी जो बिल्डिंग्स थी वो किस तरह की थी, उसके बेसिस पे जो है हम इतिहास लिखते हैं उसका, तो उसको हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं। तीसरा आता है प्रोटो हिस्ट्री। और ये क्वेश्चन आता है कई बार, आप ऑब्जेक्टिव में आपने देखा होगा, अगर पीसीएस वगैरह और अदर्स एग्जाम्स में ये कई बार पूछा गया कि प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, प्री हिस्ट्री क्या होता है, या हिस्ट्री क्या होता है। तो प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है? प्रोटो हिस्ट्री में कि रिटेन एविडेंस तो अवेलेबल होगा बट कुड नॉट बी डिस्क्रिप्ट, यानी कि रिटेन एविडेंस तो अवेलेबल है बट उससे अभी तक पढ़ा नहीं गया। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो वहाँ पे जो रिटेन सोर्स एविडेंस मिले हैं उसको अभी तक नहीं पढ़ा गया। ठीक है, तो ऐसे हिस्ट्री को हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। तो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, क्लियर है? हेलो? Yes, sir. ओके Yes, sir. I'm hearing, sir. ओके, तो ये हमारा था 3। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन से। हमारे जो चैप्टर है फर्स्ट वो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, और हड़प्पा सिविलाइजेशन से हम हिस्ट्री का पढ़ना। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन है तो काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन क्या इसमें हमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है तो उसी हिसाब से हम पढ़ना शुरू करेंगे इसमें। हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको देखे, उसमें ये देखा जाएगा कि कोई साइट्स है, सपोज हड़प्पा में बहुत सारे साइट्स मिले, 1400, मोर देन 1400 साइट्स मिले हड़प्पा सिविलाइजेशन से। हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसको इंडस सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इसको। इसके पीछे कारण क्या है कि हड़प्पा जो है वो पहली साइट है इस सिविलाइजेशन का जहाँ पे इस सिविलाइजेशन के बारे में पता चला हड़प्पा में, तो इसलिए इसका नामकरण जो है हड़प्पा रखा गया। बाद में जब और ज्यादा जो सिटीज जब डेवलप यहाँ पे खोज हुई स्टार्टिंग में, तो देखा गया कि ज्यादातर जो सिटीज जो थे इस सिविलाइजेशन के वो इंडस जो रिवर है और उसके जो आसपास के जो सब्सिडी रिवर है, तो इंडस वैली रिवर के पास ही ज्यादातर सिटीज थे, तो इसलिए इसका नाम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन भी किया गया। लेकिन बाद में जब पार्टीशन हो गया, और पार्टीशन होने के बाद देखते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सब जो है पाकिस्तान का पार्ट हो गया।
और इंडिया से वो अलग हो गया। तो जो इंडिजीनियस राइटर्स थे इन्होंने कहा कि इसका कुछ ऐसा नामकरण खोजा जाए जिससे कि इसमें कुछ इंडियन आउटपुट भी हो। तो इसलिए उन्होंने देखा कि जो इंडस रिवर के साथ साथ सरस्वती रिवर जो थी, जिसको कि घाघरा भी बोलते थे उस टाइम में, और आज तो मतलब कि विलुप्त हो गई है। तो सरस्वती रिवर के आसपास ये बहुत सारे साइट्स थी, तो इसलिए इसका नाम सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो ये 3 नाम है इसके, हड़प्पा सिविलाइजेशन, सरस्वती सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, तीनों एक ही है। अब इसका सर इंडस एरिया, हेलो, हाँ, सर सर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी क्या? राखाल लक्ष्मण जी ने किया था रावी नदी के तट के। 1921 में 1921 में जो इसका जो फर्स्ट साइट था हड़प्पा, इसकी खोज हुई और वहां से ये माना जाता है उस समय जो हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है, मैं उस पर आता हूँ अभी। तो डायरेक्टर जनरल कौन थे? जॉन मार्शल थे, ठीक है। जॉन मार्शल एक इंग्लिश डायरेक्टर जनरल थे और उन्हीं की निर्देशन में दयाराम शाही ने यहाँ पे अ, हड़प्पा सभ्यता की खोज की। बाद में उसके बाद जस्ट 1 ईयर बाद, मतलब कि मोहनजोदड़ो 1922 में उसकी जो है राखलदास राखाल महतो, लक्ष्मण जी। ठीक है, जी सर। उन्होंने खोज की। तो ये दोनों साइड से इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो मतलब कि इस हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे बड़ा सिटी है वो मोहनजोदड़ो है, ठीक है। पहुंच गया जी। लेकिन अभी प्रेजेंट में 2014 में मतलब कुछ न्यूज़पेपर में ये देखने को मिला कि राखीगढ़, ठीक है, राखीगढ़ एक एरिया, ये हरियाणा में आता है, इसकी खोज हुई। खोज तो इसकी बहुत पहले हो गई थी, लेकिन इसके एरिया और काफी बड़ा हुआ और इसका माना जाता है कि ये जो राखीगढ़ है वो 350 एकड़ में फैला हुआ है, जबकि मोहनजोदड़ो था वो 300 एकड़ में फैला हुआ था, यानी कि 50 एकड़ हेक्टेयर मतलब एरिया जो है राखीगढ़ का ज्यादा है। तो अब ये भी माना जा रहा है कि सबसे बड़ी साइट जो है इस सिविलाइजेशन की वो राखीगढ़ है। तो क्वेश्चन आपका कई बार बन सकता है, अगर देखिए सिर्फ अगर सिंपल ये क्वेश्चन पूछे आपका कि सबसे बड़ी सिटी कौन सी हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो आप मोहनजोदड़ो लगाएंगे। लेकिन अगर न्यूज पेपर वगैरह कुछ ऐसे दे सके कि भी हाल में ही खोज हुई है, न्यूज पेपर में मिला है कि कौन सी साइट सबसे बड़ी है, तब आप राखी कर दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की ये लैंग्वेज गुजरात का सर, गुजरात का शायद सर लोटे लग गया, उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है हाल ही में। कौन सा, फिर से जरा एक बार बोलिएगा। गुजरात का शायद वो लोथल की पता नहीं क्या यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में उसको शामिल किया गया है, गुजरात का है। हाँ, गुजरात का वो धौलावीरा है वो, हाँ धौलावीरा, धौलावीरा सर। धौलावीरा है वो, ठीक है। धौलावीरा में क्या है वहाँ पे जो है, अभी हम एक एक करके आएंगे, इसके जो इम्पोर्टेंट साइट्स है ना, हम एक एक करके आएंगे। इससे क्या है ना कि क्रम टूट जाता है। तो पहले हम इस साइट्स के बारे में हम बात करेंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन की। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में सबसे पहली बात जो है 1875 में, जब सर अलेक्जेंडर कनिंघम फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे किसके? द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। और फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन थे, डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो ये भी अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फैक्ट, ठीक है। तो 1875 में पहली बार इनके पास कुछ, जैसे यहाँ के जो ब्रिक्स वगैरह थे ना, इस सिविलाइजेशन के जो ब्रिक्स वगैरह जो है, यहाँ पे आप देखेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में बर्न्ट ब्रिक्स का ज्यादा यूज हुआ है। मड ब्रिक्स का लोथल वगैरह में मिलता है यूज, लेकिन ज्यादातर जो बिल्डिंग्स है वो बर्न्ट ब्रिक्स यानी कि पकी हुई ईंटों का घर यहाँ पे बना हुआ था। तो ये जब इनके पास ये सूचना आई, एक सील्स किसी ने ला के दिया अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम क्या थे, इनको ज्यादातर उसमें बुद्धिज्म से रिलेटेड साइट्स में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो इन्होंने इसको नजरअंदाज कर दिया, इसको इग्नोर कर दिया, इस साइट को इन्होंने खोज नहीं की। और उसी समय लाहौर से मुल्तान तक लगभग 100 माइल्स की रोड बनाई गई और उसमें जो हड़प्पा के जो ईंटें थी, जो ब्रिक्स थे, उसका यूज किया गया उस रोड बनाने में। तो इसलिए हड़प्पा जो साइट्स है उसका बहुत सारा चीजें मतलब कि क्लियर होके नहीं आया, क्योंकि उसकी जो ईंट वगैरह क्या है ना, उसका यूज कर लिया इन लोगों ने उस समय रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्शन कराने में। तो इसकी वजह से एक्चुअल चीजें हड़प्पा की हमें उतना बढ़िया नहीं मिल पाता है जितना कि मोहनजोदड़ो में हमें देखने को मिलता है। तो अब इसी मोहनजोदड़ो के बेस पे ही कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो जैसे एक डेवलप सिटी थी, हड़प्पा भी उसी जगह से डेवलप होगा। लेकिन हड़प्पा के बारे में हमें ज़्यादातर सूचना नहीं मिलती है। उसका मेन वजह यह है कि उसकी जो ईंट का है, जो उसके जो ब्रिक्स है, उसको रोड बनाने में इस्तेमाल कर लिया गया था।
लेकिन जब यही चीज जब डायरेक्टर जनरल जब जॉन मार्शल थे तो उनके टाइम में जब ये चीजें आया, राखालदास बनर्जी और उसके दयाराम साहनी के नेतृत्व में जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई तो इस सभ्यता के बारे में जानकारी निकल के आई। और अभी तक हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री जो माना जाता था कि वैदिक एज से शुरू हुआ है। वैदिक एज जानते हैं 1500 बीसी से स्टार्ट माना जाता है वैदिक एज का, जबकि हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो एज है वो मतलब मतलब फुल डेवलप जो मेच्योर हड़प्पा है उसका माना जाता है कि ये जो है 2700 बीसी से 2200 बीसी तक इसका फेज रहा। ठीक है, कहीं कहीं पे इसका 1900 बीसी तक भी चलता है। तो अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग, यानी कि 2700 से लेके 1900 बीसी तक, ठीक है, बिफोर सेंचुरी तक, या बिफोर क्राइस्ट इसको भी बोलते हैं बीसी को। तो यहाँ तक ये पीरियड चला। और करीब जो जॉन मार्शल के बारे में एक बार कहा जाता है कि जॉन मार्शल के समय को जो इंडिया जो मिला था उसने उस इंडिया को 1000 साल पीछे ले गया। यानी कि उस समय तक इंडिया की हिस्ट्री मानी जाती थी कि 1500 बीसी से स्टार्ट होती है, लेकिन जब हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पता चला तो पता चला कि इसकी जो सिविलाइजेशन है वो 2500 और 2700 बीसी के आसपास, यानी कि 1000-1200 पीछे चली गई हमारी सिविलाइजेशन। और वह सिविलाइजेशन इतना ज्यादा डेवलप थी ग्रीक पैटर्न पे पूरा, मतलब कि इसकी नक्काशी थी कि उस सिविलाइजेशन के बारे में अर्नेस्ट मैके ने कहा था कि यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम था वो इतना जबरदस्त था कि उस समय की, यानी कि द मोस्ट कंप्लीटेड एंशिएंट सिस्टम था एज येट डिस्कवर्ड। यानी कि उस टाइम जो डिस्कवर्ड हुआ था जितने भी सिटीज, उसमें से कोई भी हड़प्पा सिविलाइजेशन जैसा ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे नहीं था। और ड्रेनेज सिस्टम का सबसे बढ़िया एग्जांपल जो मिलता है वो धौलावीरा में मिलता है, और उसी के बेसिस पे धौलावीरा को अभी जो है आपका यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल किया गया। गुजरात में है धौलावीरा। तो ड्रेनेज सिस्टम वहीं से आपको धौलावीरा से ही एक स्टेडियम के भी मिले हैं। तो जो आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो आपके क्वेश्चन बनेंगे ना, उस क्वेश्चन में सबसे क्या बनेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स, जैसे मान लीजिए हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया। ठीक है, तो ये साइट्स पे क्या क्या मिला है, कौन कौन सी चीजें, जैसे कि आप एक एक करके हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी हम ये देखते हैं कि इसका एक्सटेंशन कितना बड़ा था, इसका एरिया कितना था। तो आप देखें कि हड़प्पा सिविलाइजेशन नॉर्थ टू साउथ की हम बात करते हैं तो नॉर्थ में इसकी सबसे बड़ी सिटी थी, सबसे जो नॉर्थेस्ट एरिया था इसका मांडा था। मांडा कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो मांडा नॉर्थ में, मांडा से लेकर साउथ में इसका दाइमाबाद एक सिटी है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में आता है। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार आता है कि नॉर्थ में कौन सा सबसे नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है हड़प्पा का, और साउदर्न कौन सा है, ईस्टर्न कौन सा, और वेस्टर्न कौन सा है। तो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट जो हड़प्पा का है वो है आपका मांडा, ये जम्मू कश्मीर में आता है। ठीक है, स्टेट का नाम भी आप याद रखेंगे। और दूसरा इसका जो साउथर्न पॉइंट है वो है आपका दाइमाबाद, ये महाराष्ट्र में आता है। फिर इसका जो ईस्टर्न पॉइंट है, ईस्टर्न पॉइंट आलमगीरपुर है जो आपका मेरठ के पास उत्तर प्रदेश में आता है। और वेस्टर्न जो है इसका वेस्टर्न जो वो है सुतकांगे डोर। ठीक है, सुतकांगे डोर ये आपका मकरान कोस्ट जो है ना, जहाँ पे ग्वादर पोर्ट, अभी आप देख रहे होंगे कि चाइना एक ग्वादर पोर्ट पे ग्वादर पोर्ट का निर्माण कर रहा है पाकिस्तान के साथ मिलके। तो ये वहां तक इसकी एरिया जो है फैला हुआ था। और इसका अगर आप नॉर्थ टू साउथ अगर किलोमीटर में अगर देखेंगे तो ये करीब 1100 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ था। और वेस्ट टू ईस्ट जो है इसका 1600 किलोमीटर, यानी कि वेस्ट और ईस्ट में ये ज्यादा फैला हुआ था। और इसका एक तरीके से साइज पूछा था कौन से, ट्रिएंगल साइज में इसका मतलब एरिया जो था वो ट्रिएंगल साइज में था। तो इसकी हम बात करेंगे। अब हम आते हैं इसके इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी इसकी इम्पोर्टेंट साइट्स है और वहां से हमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट मिली। तो पहला आता है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा से हमें कौन सी इंपॉर्टेंट साइट मिली है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसमें जैसे सीमेंट्री एच, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि सीमेंट्री एच जो है वो कहाँ पे मिली है, सीमेंट्री एच या R37, ये दोनों साइट्स जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन की कौन सी सिटी से मिला है, तो वह आपका हड़प्पा आंसर होगा। ठीक है, हड़प्पा। दूसरा है कॉफिन ब्यूरियल। यहाँ पे क्या हुआ कि कॉफिन, जैसे कि आप देखते हैं ना कि इजिप्ट वगैरह में, मेसोपोटामिया वगैरह में, या क्रिश्चियन मिशनरी वगैरह, क्या हो कॉफिन में मतलब कि अपनी जो भी जो उनका जो दाह संस्कार की जो पद्धति होती है वो दफनाने का, उसमें करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे एक मिला है ग्रेंडी आउटसाइड द फोर्ट। जो फोर्ट है वहां पे एक ग्रेंडी
ग्रैंडी उसको बोलते खाद्यान्न जो होता है ना, अनाज वगैरह रखने के लिए, उसको ग्रैंडी आउटसाइड द फोर्ट। एंड उसके बाद यहाँ पे मिला है आपका ग्रेव यार्ड और मदर गॉडेस की एक स्टैचू मिली है। मदर गॉडेस, मदर गॉडेस का स्टैचू में इसमें क्या था कि यहाँ पे एक फीमेल स्टैचू है और उसके मतलब कि गर्भ से जो है एक मतलब ट्री को निकलते दिखाया गया है। तो ये माना जाता है कि ये जो है हमारी जो अन्न देवी थी, मतलब ये और इसलिए इसको मदर गॉडेस कहा जाता है। तो ये सारी जो साइट्स, ये सारा कुछ जो मिला है वो हड़प्पा सिटी से मिला है। ठीक है, अब दूसरा आता है इंपॉर्टेंट सिटी यहाँ पे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है इंपॉर्टेंट, जैसे प्रीपेयर्ड गारमेंट्स मिला है। अब गारमेंट्स में जैसे कॉटन का यूज हुआ है, जैसे कॉटन के कपड़ा यहाँ पे मिला है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीसीएस में भी मैक्सिमम टाइम मतलब 10-15 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में था वहाँ पे कॉटन का यूज होता था या नहीं होता था। तो प्रीपेयर्ड गारमेंट जो था ये कॉटन था, और इसलिए आप जब क्वेश्चन अगर आएगा तो आप बता सकते हैं कि हाँ कॉटन का यूज था और मोहनजोदड़ो से हमें मिला है। दूसरा यहाँ पे मिला है पशुपति सील। एक सील है, उस पे पशुपति जो शिव की जो माना जाता है कि शिव जैसा कोई व्यक्ति है, उसकी मतलब कि स्टैचू उस पे मतलब कि बनी हुई है। तो पशुपति सील ये भी आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। दूसरा आपका मिला है डांसिंग गर्ल, स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल की जो वो आपका मिला है यहाँ से। उसके बाद है आइवरी वेट बैलेंस मिला है यहाँ पे। ठीक है, आइवरी वेट यानी कि जो हाथी दांत होते थे उसकी एक जो तौलने की जो चीज होती है ना, हाथी दांत तुला जिसको बोल सकते हैं, आइवरी वेट बैलेंस यहाँ पे मिला। उसके बाद द ग्रेट बाथ, द ग्रेट ग्रैंडी और प्राइस्ट किंग स्टैचू, एक स्टैचू ऐसी मिली है जो माना जाता है कि किसी पुजारी का है, प्राइस्ट किंग स्टैचू। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है। और क्वेश्चन अगर आपका आता है इस एग्जाम में तो इससे बाहर से नहीं आएगा। मिला तो हालांकि बहुत कुछ है, बट हम सिर्फ उसी की चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात की। अब नेक्स्ट सिटी आती है कालीबंगा। कालीबंगा आपका कहाँ पे है? कालीबंगा सिचुएटेड है आपका राजस्थान में। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिला है लोअर फोर्टिफाइड टाउन। ठीक है, उसके बाद फायर अल्टर मिला है। नेक्स्ट आपका वुडन ड्रेनेज मिला है यहाँ पे, और कॉपर ऑक्स मिला है। उसके बाद एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक के यहाँ पे एविडेंस मिले हैं अर्थक्वेक के। जैसे इसके बारे में कहा जाता है कि हड़प्पा की जो डिक्लाइन हुई है उसमें एक जो कॉज है उसका वो अर्थक्वेक का भी है। ठीक है, तो एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक। उसके बाद वुडन प्लाउज मिला है, कैमल्स बोन मिले हैं यहाँ पे। उसके बाद आप लोथल में आते हैं। लोथल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली है जिसपे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं वो है पोर्ट टाउन। यहाँ पे पोर्ट के साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस जो है यहाँ पे पोर्ट के मिले हैं। ये माना जाता है कि यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड इनका होता था, स्पेशली मेसोपोटामिया वगैरह के साथ। तो ये लोथल ही उस समय मेन पोर्ट था इनका। उसके बाद एविडेंस ऑफ राइस, ठीक है, और आयरन वेट बैलेंस, यहाँ पे आइवरी वेट बैलेंस यहाँ पे भी मिले हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं रंगपुर। रंगपुर में भी आपका एविडेंस ऑफ राइस मिला है। सुरकोटडा की बात करते हैं, नेक्स्ट है सुरकोटडा। यहाँ पे हॉर्स बोन मिले हैं। लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हॉर्स के यहाँ पे एविडेंस मतलब मिला है, तब आप कहें कि नहीं, हॉर्स का हड़प्पा से रिलेशन नहीं है। हॉर्स बोन यहाँ पे मिले हैं लेकिन ये भी संदिग्ध है, इसकी अभी जांच चल रही है कि क्या हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग हॉर्स से इतने ज्यादा मतलब कि उनको जानकारी थी हॉर्स के बारे में, क्या वो यूज करते थे उसका। जैसे हॉर्स हो गया, आयरन हो गया, इन दोनों का इस्तेमाल हड़प्पा सिविलाइजेशन में नहीं होता था। हॉर्स, आयरन एंड शुगर केन, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि शुगर केन, आयरन और हॉर्स, इसके बारे में हड़प्पा के लोग जानते थे कि नहीं जानते थे? आपका जवाब नहीं में होगा। ठीक है, इन तीनों चीज के बारे में इनके पास जानकारी नहीं थी। ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसको बोला जाता है। ब्रॉन्ज जो है कॉपर और टीन को मिक्स करके बनाया जाता था। और इससे पहले की जो सिविलाइजेशन, जो सबसे पहले जो हमारे यहाँ जो मेटल्स में यूज करना लोगों ने सीखा वो था कॉपर। लेकिन कॉपर एग्रीकल्चर में हम कॉपर का ज़्यादा यूज नहीं करते थे क्योंकि एग्री कॉपर जो है सॉफ्ट होता था और उससे एग्रीकल्चर खेती वगैरह या में प्रॉब्लम आती थी। तो लेकिन जो ब्रॉन्ज है उसमें जब कॉपर में जब हम टीन मिक्स कर देते हैं तो वो ब्रॉन्ज बन जाता है और वह एक हार्ड मेटल हो जाता है कॉपर की कंपेरेटिवली में। तो इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर थोड़ा ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और इस वजह से यहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन शुरू हुआ और सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से ही सिटी वगैरह बनने शुरू हुए और ये सभ्यता इतनी बड़ी डेवलप हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद आप इसमें इंपॉर्टेंट है एक चन्हू दरो है साइट्स। चन्हू दरो से आपका बेंगल फैक्ट्री मिला है और एक इंक पॉट मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे
दो तीन चीजें और आपको याद रखनी है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की जितनी भी सिटी थी वो टू पार्ट्स में डिवाइड थी, ठीक है। एक इसमें एक जो इसका जो वेस्टर्न पार्ट होता था वो सिटेडेल्स होता था, जो कि फोर्टिफाइड एरिया होते थे, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होते थे वो इसी एरिया में बने होते थे। और दूसरा इसका लोअर टाउन्स होते थे जो जनरल पब्लिक के लिए होते थे। तो जितने भी साइट्स मिले हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते थे, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, ठीक है। वेस्टर्न में सिटेडेल्स साइट्स जहाँ पे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स और जो भी इकोनॉमिकली रिच होते थे वो लोग इधर रहते थे, और बाकी दूसरा जो था लोअर सिटी में जनरल पब्लिक रहते थे। और ये बाउंड्री वाल से जो है घिरे होते थे, फोर्टिफाइड होते थे टोटल। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में कौन से हैं? एक्सेप्शन में आपका धौलावीरा है। धौलावीरा एक ऐसा सिटी है जो कि थ्री पार्ट्स में डिवाइड था, बाकी सारे सिटी टू पार्ट्स में डिवाइड थे, बट धौलावीरा जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड थे। उसके बाद आप देखेंगे कि लोथल, लोथल जो है वहां पे डिवीजन नहीं है, वो सिंगल पार्ट ही है, वहां पे कोई डिवीजन नहीं है। तो ये एक्सेप्शन है लोथल और धौलावीरा। धौलावीरा थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, लोथल में कोई डिवीजन नहीं है, बाकी जितने भी सिटीज है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये इसको ध्यान में रखना है क्वेश्चंस करते समय। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन जो आते हैं आपका जो साइट्स पूछ दी जाते हैं कि कौन सी साइट कौन से स्टेट में थे। जैसे उसमें इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए, जैसे आपका कालीबंगा हो गया, ये राजस्थान में है, ठीक है। उसी तरीके से रोपर हो गया, रोपर ये आपका पंजाब में आता है। रोपर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या मिली है, यहाँ पे मिला है कि डॉग बरीड विथ ह्यूमंस, ठीक है। मनुष्य के साथ साथ कुत्तों को भी मतलब कि वहां पे दफनाया गया था रोपर में। तो ये एक अपवाद है, बाकी और कहीं पे नहीं मिलता है। ये आप सीधे आपको न्यूलिथिक फेज जो आप पढ़ेंगे वहाँ पे बुर्ज होम, जो कि न्यूलिथिक एरा से इसका रिलेशन है, बुर्ज होम का, ये आपका जम्मू कश्मीर में मिलता है। वहाँ पे भी जो ह्यूमन को डॉग के साथ मतलब कि दफनाया जाता था, और वही चीज रोपर में मिला है, ठीक है। रोपर पंजाब में है उस, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बनावली है, बनावली आपका हरियाणा में है, ठीक है। यहाँ पे टोय प्लाव मिला है, जैसे आपका कालीबंगा में क्या है, वुड प्लाव मिला है जुताई करने के लिए खेतों की, उसी तरीके से आपका यहाँ पे बनावली में टोय प्लाव मिला है। तो इससे ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पे इन लोगों को एग्रीकल्चर करना ये लोग जानते थे, कैसे जुताई हो जाती है, इन सब के बारे में इनको नॉलेज थी, जो कि कालीबंगा से मिला है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं धौलावीरा के बारे में, मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे एक चीज और मिली है, जैसे हमने बताया कि स्टेडियम मिला था। उसके बाद यहाँ का जो वाटर रिजर्वियर था ये काफी इंपॉर्टेंट था। इसकी खास करके जो अर्नेस्ट मैके हैं, उन्होंने अर्ली इंडस सिविलाइजेशन एक बुक लिखी थी 1948 में, उसमें इन्होंने इसके जो गियांट वाटर रिजर्वियर है धौलावीरा का, और इसके जो हार्नेसिंग सिस्टम है, वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, इसकी काफ़ी इन्होंने प्रशंसा की है। और इन्होंने बताया कि ऐसी सिस्टम जो है पूरे एंशियंट इंडिया में कहीं भी नहीं था। और 19th सेंचुरी में, यानी कि मॉडर्न टाइम में 19th सेंचुरी में जो यूरोप में पेरिस में जैसी व्यवस्था थी वैसी उस टाइम धौलावीरा में ड्रेनेज सिस्टम था। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी से ये लोग लैस थे, मतलब एक तरह से आप मान सकते हैं कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी इनकी, खास करके वाटर हार्नेसिंग सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे एक स्टेडियम मिला है, एक रॉक कट आर्किटेक्चर मिला है धौलावीरा से, और एक साइन बोर्ड मिला है, ठीक है। साइन बोर्ड यानी कि हड़प्पा की जो हमने बताया आपको कि हड़प्पा में भी लोग जो है रिटेन एविडेंस तो मिला है, उस साइन बोर्ड पे रिटेन एविडेंस है, बट उस रिटेन एविडेंस को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और वो साइन बोर्ड सबसे बड़ा है, मतलब कि इतने एक साथ इतना बड़ा रिटेन सोर्सेस पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन की किसी भी सिटी में नहीं मिली है, जो कि धौलावीरा में मिला है। तो ये आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज था, ठीक है। तो आज हम क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, टाइम भी हमारा हो रहा है। आप लोग के पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।